हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट में दूसरा जो टॉपिक है EIA। EIA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA एक कह सकते हैं एक स्टडी है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा जब कोई भी एक फैक्ट्री सेटअप की जाती है या कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, डैम बनता है कोई भी, तो उस दौरान क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ पे, जो आसपास लोग रहते हैं उन पे, सोशली, इकोनॉमिकली कि जो भी इम्पैक्ट है, तो वो सारा इम्पैक्ट किसके अंदर स्टडी किया जाता है, EIA के द्वारा स्टडी किया जाता है। मतलब कोई एक एरिया है, वहाँ पे कोई किसी तरह की फैक्ट्री सेटअप की जा रही है, कोई केमिकल फैक्ट्री है या फिर कहीं कोई डैम बनाया जा रहा है, मतलब कोई भी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोई तैयार किया जा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे प्रपोज किया गया है कि इस जगह पे कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो कोई भी चीज़ होगा, बनेगा तो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट तो होगा ही उसका, ठीक। तो एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अच्छा इफ़ेक्ट होगा, बुरा इफ़ेक्ट होगा, ह्यूमन जो है आसपास जो ह्यूमंस हैं उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पे सोशली क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होगा, कल्चरली क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारा इम्पैक्ट किसके द्वारा स्टडी किया जाता है, EIA के द्वारा, ठीक है। तो EIA एक स्टडी या फिर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये इवेल्युएट किया जाता है कि एक किसी प्रपोज प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के द्वारा वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है, इसी चीज़ को, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट is a process of evaluating the likely environmental impact of a proposed project or dam sorry development। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये इवेल्युएट किया जाता है कि एक जो प्रपोज प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ के एनवायरमेंट पे उसका क्या असर होगा, और इसके साथ साथ क्या क्या और अकाउंट में लिया जाता है, तो इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगी, कल्चरल इम्पैक्ट वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, बोथ बेनिफिशियल और एडवर्स। मतलब अगर कोई एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम, कोई एक प्रोजेक्ट एक जगह पे बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, तो एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होगा, कल्चरली क्या असर होगा, बेनिफिशियल भी और एडवर्स भी। मतलब तो उससे अच्छा प्रभाव भी क्या होगा और बुरा प्रभाव भी क्या होगा, ये सब कुछ इवेल्युएट किया जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा। जैसे इसका नाम में है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या किया जाएगा, असेस किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वो EIA को ऐसे डिफाइन करती है कि EIA एक टूल है जो आइडेंटिफाई करता है एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। मतलब एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का क्या एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, इसको पता लगाने वाला जो टूल है वो क्या है, EIA है, ठीक है। जो EIA का एम होता है यूनेप के अनुसार, वो क्या है कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करता है शुरुआती स्टेजेस में ही, जब प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की जाती है तभी। ये अलग अलग वेज हमें बताता है, मीन्स बताता है अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट होगा, कोई अनफेवरेबल इफेक्ट होगा उस प्रपोज प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, EIA हमें ये भी बताता है। उससे हम शेप कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं ताकि वो लोकल एनवायरनमेंट को सूट करे, और जो प्रेजेंट द प्रिडिक्शंस एंड ऑप्शंस टू डिसीजन मेकर, और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रदान करता है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको, EIA, ठीक है। तो ये EIA का इंट्रोडक्शन है। इंडिया में जो EIA की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, नहीं सॉरी, शुरुआत तो सबसे पहले इसकी अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें तो US में हुई थी। इंडिया में जो इसका ये कि कौन रेगुलेट करता है EIA को, तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी बैक्ड है, विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस ऑन द EIA मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि EIA प्रोसेस क्या है।
ईआईए की प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन से हैं कि जब कोई एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट होता है कि मान लीजिए कहीं एक डैम बनना है, कोई केमिकल फैक्ट्री बननी है कहीं, तो क्या होता है वहाँ पे ईआईए करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, उस पे क्या असर होगा, ये बात पता लगाने में जो स्टेप्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो देखिए ईआईए का स्टेप्स क्या है, एक तो साइक्लिकल स्टेप्स है कि कई सारे स्टेप्स हैं, इसके इतने स्टेप हैं। और साइक्लिकल स्टेप से क्या मतलब है कि ईआईए का जो स्टेप होता है, आप स्टेप्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस स्टेप पे आपको लगा कि पीछे कोई गलती हुई है तो आप जाके वहाँ पे उसको रीचेक रिकरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए जो ईआईए का पहला स्टेप होता है वो स्क्रीनिंग होता है, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, चौथा होता है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, पांचवा होता है मिटिगेशन मेजर्स और ईआईए रिपोर्ट, छठा पब्लिक हियरिंग, सातवां डिसीजन मेकिंग, आठवां मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और नवा होता है असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, डिलिनिएशन, मिटिगेशन मेजर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्या होता है, एक एक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये वाला देखें, आप देखिए ये ईआईए के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ईआईए के स्टेप में क्या होता है कि पहले तो प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जो भी जो प्रोजेक्ट बनना है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, कि कोई एक फैक्ट्री सेटअप की जा रही है, कोई डैम बनाया जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीज़ है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, कि किस तरीके का किस तरह का प्रोजेक्ट है वो। ठीक, उसके बाद जो स्टेप होता है वो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में ये चेक किया जाता है कि ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है क्या उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है, उसको ईआईए की ज़रूरत है कि नहीं है, इसका पता लगाया जाता है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में। ठीक, कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, तो उसको ज़रूरत है कि नहीं एनवायरमेंटल क्लियरेंस की, उसमें इम्पैक्ट को देखने की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक, ये बात का पता लगाया जाता है। ये इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दो चीज़ होगी, या तो ईआईए की वहाँ पे ज़रूरत होगी, जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है कि हमें यहाँ पे ये बनाना है, तो वहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो अगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा तो वो वहाँ पे ईआईए की ज़रूरत नहीं होगी, और फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ईआईए की जहाँ पे ज़रूरत होगी, वो जो प्रोजेक्ट बताया गया है तो वहाँ पे ईआईए की ज़रूरत होगी, हमें वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। हमें क्या मतलब, जो ईआईए के रेगुलेटर्स हैं वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ईआईए की ज़रूरत है कि नहीं है। तो जब ईआईए की ज़रूरत होगी तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, स्क्रीनिंग कर ली गई कि ज़रूरत है कि नहीं है। उसके बाद क्या आता है, ईआईए की ज़रूरत है। ईआईए की ज़रूरत है तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, स्कोपिंग की जाती है। स्कोप में देखा जाता है कि कितने स्कोप तक हमें, कहाँ तक हमें ईआईए की ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट का वो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कितना वो इफ़ेक्ट डाल सकता है, ज़ोन कितना है, एरिया क्या है, इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ पे असर करेगा। ठीक है, मिटिगेशन क्या-क्या मतलब उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का स्कोप तैयार किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है। स्कोपिंग के बाद इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है कि जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी इम्पैक्ट होगा वहाँ पे, उस जो भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट्री अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए सेटअप की जा रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट का एनालिसिस किया जाएगा कि क्या-क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बाद कितना इम्पैक्ट होगा। उसके बाद मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट। मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना, तो वो जो इम्पैक्ट होगा तो उसको कम करने के लिए हम कौन-कौन से मेजर्स अपना सकते हैं, और उस इम्पैक्ट को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक, जब इतनी सारी चीज़ें कर ली जाएंगी तो ईआईए की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ईआईए की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस ईआईए की रिपोर्ट को क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन तैयार किया जाएगा उस ईआईए की रिपोर्ट के बेस पे, और उसी डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाएगा, या तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा या फिर अप्रूव नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अप्रूव नहीं किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को फिर से रीडिज़ाइन किया जाता है, रीसबमिट किया जाता है। रीडिज़ाइन किया जाएगा मतलब उनको प्रोजेक्ट में अपने कुछ इस तरीके से बदलाव लाने होंगे ताकि इम्पैक्ट जितना हो सके उतना कम हो, और उसको फिर रीसबमिट करना होगा ईआईए की रिपोर्ट के लिए। फिर से उसको देखा जाएगा कि हाँ अब सही है, तब जो भी इम्पैक्ट नहीं है तो वो अप्रूव होगा। ठीक है,
तो डिसीजन मेकिंग में दो डिसीजन लिए जाएंगे, या तो अप्रूव होगा या फिर नहीं अप्रूव होगा। नहीं अप्रूव होगा तो क्या होगा, रीडिज़ाइन रीसबमिट किया जाएगा। जब अप्रूव हो जाता है तो वो क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव फ्यूचर ईआईए, फ्यूचर ईआईए के लिए उसको क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है इंफॉर्मेशन को। तो ये ईआईए साइकिल और प्रोसीजर है। तो एक बार और देखते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले ईआईए की स्टेप में क्या होता है कि पहले तो प्रपोजल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। ठीक, उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में ये पता लगाया जाता है कि ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है क्या इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होती है तो फिर तो बात ख़त्म है, लेकिन जब ईआईए की ज़रूरत होती है तो उसके बाद सबसे क्या की जाती है, स्कोपिंग की जाती है। जो वो प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट का स्कोप होगा ये पता लगाया जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाएगा कि अगर जो भी इफ़ेक्ट होगा उस यहाँ पे अगर वो चीज़ बनेगी, वो फैक्ट्री बनेगी तो जो असर होगा उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट किया जाता है कि हम किस तरीके से उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये बात तैयार की जाती है। इसके बाद ईआईए की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ईआईए की रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है। उस रिव्यू के बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है कि नहीं करना। नहीं, अगर वो अप्रूव नहीं होता है तो वो फिर से वो प्रोजेक्ट रीडिज़ाइन किया जाता है और फिर से रीसबमिट किया जाता है। और ये सब करेगा कौन, रीसबमिट कौन करेगा, जो प्रोजेक्ट जो बनाने वाला है। मान लीजिए कोई ये केमिकल फैक्ट्री बनाने वाला है तो वही ये काम करेगा, वही रिपोर्ट फिर से डिज़ाइन करेगा और रीसबमिट करेगा। ठीक है, अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट है वो बनता है। ठीक, तो ये एक फ्लो चार्ट है ईआईए की स्टेप की। इसी को एक बार थोड़ा वर्ड्स के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ईआईए के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग की जाती है। तो स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है, द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन्ड फॉर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, लोकेशन क्या है और टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब किस तरीके का प्रोजेक्ट है वो। एंड इफ़ द प्रोजेक्ट नीड्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, या क्या उस प्रोजेक्ट को एक तो लीगली क्लियरेंस मिलना चाहिए या फिर उसको और फिर उसको क्या ईआईए की ज़रूरत है कि नहीं। तो स्क्रीनिंग में ये काम किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग की जाती है। तो स्कोपिंग में क्या किया जाता है, तो प्रोजेक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट, की उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जोन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा कि उसका असर किन किन जोन में देखने को मिलेगा, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि हम किस तरीके से उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, और नीड फॉर मॉनिटरिंग देखी जाती है कि क्या उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। स्कोपिंग में ये सारी बातें देखी जाती हैं। नेक्स्ट होता है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा। कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा में क्या किया जाता है कि वहाँ की, जहाँ पे मान लीजिए वो जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो लोकेशन है वहाँ का एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है ये देखा जाता है। क्या वहाँ का एनवायरनमेंट, जो लैंड है, जो क्लाइमेट है, जो एयर है, क्या वो फैक्ट्री या जो भी चीज़ वहाँ पे बन रहा है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा में ये किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में कि जो मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री सेटअप होगी या फिर जो भी चीज़ वहाँ पे बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब अच्छा और बुरा दोनों इम्पैक्ट क्या होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट, दो ये भी देखा जाएगा कि जो इम्पैक्ट होगा क्या हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं या वो इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है। टेम्पोररी इम्पैक्ट होगा या फिर परमानेंट इम्पैक्ट होगा। ये सारे इम्पैक्ट वहाँ पे क्या किए जाते हैं, प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि अगर ये केमिकल फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप होगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ये हम उस फ़ायदा या नुकसान को क्या रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये जो इम्पैक्ट होगा वो क्या थोड़े टाइम के लिए रहेगा या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, परमानेंट रहेगा। ये सारी इम्पैक्ट जो है उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, जो एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट बाय द असेसमेंट एरिया, जो भी असेसमेंट एजेंसी होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, वो इन सारी बातों को प्रिडिक्ट करती है ताकि उस प्रोजेक्ट के बारे में हम एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बना लें कि हमें इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप होते हैं। इसके बाद होता है मिटिगेशन मीज़र और ईआईए रिपोर्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो उस मान लीजिए अभी हमने
इम्पैक्ट प्रिडिक्शन कर लिया कि अच्छा इम्पैक्ट होगा, बुरा इम्पैक्ट होगा, ये सारी इम्पैक्ट हमने उसको प्रिडिक्ट कर लिया। उसके बाद उसको मिटिगेशन मेजर लगाए जाएंगे कि किस तरीके से, अगर बुरा इम्पैक्ट है तो हमको किस तरीके से हम उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये पता लगाई जाएगी और EIA की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो जो EIA रिपोर्ट है उसके अंदर क्या होती है, एक्शन और स्टेप्स होती है फॉर प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग और bypassing the impact or else the level of compensation for probable environmental damage or loss। तो EIA की रिपोर्ट में एक तो मिटिगेशन मेजर के बारे में भी दिखा जाता है कि कैसे हम उसको इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, तो उसका भुगतान भी हमें किस तरीके से कर सकते हैं, करना होगा, ये सारी बातें EIA की रिपोर्ट में लिखी होती हैं। उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है। जब एक बार EIA की रिपोर्ट बन जाती है, आ जाती है, तो जो पब्लिक होती है वहाँ की, जिस एरिया में वो फैक्ट्री या जो भी चीज़ सेटअप करने की प्रपोज किया गया है, तो जो पब्लिक और एनवायरमेंटल ग्रुप्स होती हैं उन सब की इन्फॉर्म किया जाता है और उनसे भी क्या लिया जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है और उनकी भी बातें सुनी जाती हैं। ठीक, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है कि हमें अप्रूव करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, इम्पैक्ट असेसमेंट जो अथॉरिटी होती है, जो एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट होते हैं और जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, जो वहाँ का प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, सारे लोग कंसल्ट करते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं। और कीपिंग इन माइंड EIA एंड EMP, किसको, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, दोनों को माइंड में रख के ये सारे लोग डिसीजन लेते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जो वेरियस फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट और मॉनिटर्ड, जो प्रोजेक्ट, अब मान लीजिए डिसीजन मेकिंग में ये देखा गया कि हाँ हो सकता है अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अप्रूव किया जाएगा तो जब वो प्रोजेक्ट बनेगा तो अलग अलग फेज में, वो अब एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगा, अलग अलग फेजेस में बनेगा। तो हर फेज पे को इम्प्लीमेंट करने पे किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, ये भी देखा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स में कि उस प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ है, अगर हमें उस पर कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो क्या हम उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव, कोई और रास्ता देख सकते हैं, ये दिया जाता है। डिलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, कौन से और अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो उसको इम्पैक्ट को कैसे हम कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो देखिए, फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाई एंड एनवायरमेंटल एट्रिब्यूट्स कंपेयर्ड। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए एक पॉसिबल अल्टरनेटिव देखा जाता है कि मान लीजिए कोई एक जगह पे फैक्ट्री बनाई जा रही है, कोई भी एक केमिकल फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री, तो अल्टरनेटिव के एग्जांपल पे मान लीजिए ले सकते हैं कि ये देखा जाएगा कि क्या हम उस फैक्ट्री को कहीं और सेटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वहीं पे सेटअप करना ज़रूरी है। तो जितना भी पॉसिबल अल्टरनेटिव है वो सारे देखे जाते हैं और जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको भी देखा जाता है कि यहाँ पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, और जो अल्टरनेटिव्स देखे जाते हैं कि इसकी ये नहीं तो हम कोई और चीज़ करेंगे, वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट लोकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को लिया जाता है कि यहाँ पे लोकेशन को भी देखा जाएगा कि लोकेशन वहाँ पे सूट होगा कि नहीं, और टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ये दोनों बातों को कंसीडर किया जाएगा। एक बार जब सारे अल्टरनेटिव्स को रिव्यू कर लिया जाता है तो एक मिटिगेशन प्लान बनाया जाता है कि अ, किस तरीके से हम जो इम्पैक्ट है उनको कम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद रिस्क असेसमेंट किया जाता है, जो इन्वेंटरी एनालिसिस एंड हजार्ड प्रोबेबिलिटी एंड इंडेक्स आल्सो पार्ट ऑफ EIA प्रोसीजर। तो उसके बाद रिस्क देखी जाती है, क्या क्या यहाँ पे खतरा हो सकता है, हजार्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, ये सारी भी क्या होती है, EIA प्रोसीजर का ही पार्ट होती है। मान लीजिए एक बार यहाँ पे बन गया जो भी प्रोजेक्ट है, तो क्या यहाँ पे हैजार्डस सिचुएशंस हो सकती हैं, रिस्क यहाँ पे क्या-क्या है, ये बातों को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये है EIA के स्टेप्स, कि कौन-कौन से स्टेप हैं, ये फ्लो चार्ट है और यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टेक होल्डर्स, कौन-कौन रहते हैं, EIA के प्रोसेस में कौन-कौन से लोग रहते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ करता है, मान लीजिए जो फैक्ट्री सेटअप करने वाला है वो प्रपोज़ जो करता है प्रोजेक्ट को, वो रहता है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होते हैं, जो EIA को तैयार करते हैं उस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के
बिहाफ पे, मतलब जिसने प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रपोज किया है उसका एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होता है जो ईआईए को तैयार करता है। उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, या तो स्टेट का हो सकता है या फिर नेशनल भी हो सकता है। उसके बाद जो जनरल पब्लिक होती है उसको भी राइट होता है कि वो अपने ओपिनियन दे सकती है, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है वो तो रहेगी ही। इसके अलावा जो रीजनल वहाँ का सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहता है, वो सारे ये सारे लोग ईआईए की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम देखिए कि ईआईए का इम्पोर्टेंस क्या है और इसके फ्लॉज क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं ईआईए की। तो सबसे पहले ईआईए की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए जो ईआईए है वो एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ लिंक करती है, ताकि हम एक एनवायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक, ईआईए यही तो कर रही है ना कि वो इम्पैक्ट को देख रही है कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। तो वो या ये एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को लिंक करके चलती है, और ताकि हम एक एनवायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा जो ईआईए है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बताती है, जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं, जो भी अनफेवरेबल इम्पैक्ट होते हैं, उनको ख़त्म करने के या फिर मिनिमाइज करने के, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो हो सके, पूरा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है जो ईआईए होती है वो डिसीजन मेकर्स को इनेबल करती है, ताकि वो जो भी इफेक्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, जो भी इफेक्ट है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे, वो क्या हो सके, जितना अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उतना कम हो सके, अगर बढ़िया इम्पैक्ट है, अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक। नेक्स्ट है जो ईआईए है वो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को भी अडेप्ट करने के लिए बताती है, कि अगर कोई इम्पैक्ट है, हो रहा है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, लोगों की हेल्थ पे कुछ बुरा प्रभाव हो रहा है, तो हमको किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, ये बात भी ईआईए बताती है। इसके अलावा जो ईआईए है वो क्या करती है, डेवलपमेंट प्लान ये इंश्योर करती है कि जो डेवलपमेंट प्लान हो रहा है वो एनवायरमेंटली सेफ हो, और लिमिट लिमिट में हो, किसके, इन द लिमिट ऑफ, विद इन द लिमिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम अगर पर्टिकुलर जिस एरिया में वो फैक्ट्री या जो भी चीज़ सेटअप हो रहा है, तो वहाँ की एनवायरमेंटली सेफ हो, जो इकोसिस्टम है वो उसकी उतना क्षमता हो कि अगर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव हो भी तो वो उसको क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, रीजनरेट कर सके, अपने अंदर एसिमिलेट कर सके। ठीक। नेक्स्ट है, ये सब तो इम्पोर्टेंस हो गई कि या एडवांटेज हो गई ईआईए की। इसके अलावा फ्लॉज या फिर शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या हैं, ईआईए की प्रोसेस में कमियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक। इसके अलावा बहुत कॉस्टली है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है लिटिल पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि जैसे ईआईए के स्टेक होल्डर्स में हमने देखा ना कि जनरल पब्लिक को भी ये अधिकार होता है कि वो अपना राय दे सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अनअवेलेबिलिटी फॉर रिलायबल डेटा जो है, एग्जैक्ट डेटा भी नहीं मिलता है, ये भी एक ईआईए की शॉर्टकमिंग है। इसके अलावा टू फोकस टू साइंटिफिक एनालिसिस समटाइम, कभी कभी साइंटिफिक एनालिसिस में कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि डेवलपमेंटल जो स्टेप है वो रुक जाता है, और टाइम कंज्यूमिंग तो है हो ही जाता है। इसके अलावा कंप्लायंस मॉनिटरिंग आफ्टर ईआईए इज सेल्डम कैरिड आउट, ईआईए के बाद जो मॉनिटर करने का जो स्टेप है वो कभी कभी क्या होता है, मतलब अक्सर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब एक बार मान लीजिए ईआईए ने अप्रूव कर दिया या फिर कह दिया कि हाँ बनना है, तो उसके बाद एक मॉनिटरिंग जो चीज़ है, मॉनिटर करने वाला प्रोसेस है, वो आगे नहीं देखता है, कोई उसको देखने नहीं जाता है। ठीक। तो ये ईआईए का एक टॉपिक था कि क्या या ये है या ये कैसे काम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस और फ्लॉज क्या क्या है।